औरत की औकात प्रॉपर्टी में फंसे रिश्ते की कहानी। कल रात से ही वह अपनी सास से हुई बहस को लेकर परेशान थी। उस पर सोते वक्त पति के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करना चाहा तो उसके मुंह से रमा सहाय का नाम सुनकर पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सारी रात आंखों में ही कुछ समझते हुए और कुछ न समझ आने पर उस पर गहन विचार करते हुए उसने गुजार दी। सुबह उठी तो आंखें बोझिल हो रही थी और सिर भारी हुआ जा रहा था। रात को सास और फिर पति के संग हुई बहस की वजह से आज उसका मन किसी से भी बात करने को नहीं हो रहा था। न चाहते हुए भी भारी मन से पति के लिए टिफिन बनाकर उन्हें नौकरी के लिए विदा किया और फिर आंखें बंद कर बैठ गई। वैसे भी इंसान को अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिलता तो अंतिम सहारे के रूप में वह आंख बंद कर प्रकृति के बारे में सोचने लगता है। अब बंद भी कर यह नाटक और रसोई की तैयारी कर। अभी उसके कानों में तीखा स्वर गूंजा। अपनी सास की बात का कोई जवाब न देकर वह हाथ जोड़कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। सास ने उसकी नज़र मिली। एक क्षण वह वहाँ रुकी और फिर चुपचाप रसोई में आ गई। उसके वहाँ उड़ते ही उसकी सास अपनी रोज की प्रक्रिया में मग्न हो गई। अभी भी कल वाली ही बात पर विचार कर वह अनबनी सी रसोई के प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हुई थी। तभी रसोई के प्लेटफॉर्म के बगल वाली खिड़की में उसकी नज़र बाहर जाकर टिक गई। रसोई के बाहर खाली पड़ी जगह में पड़े अनुपयोगी सामान के ढेर पर कुछ दिनों से कबूतर का एक जोड़ा तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़े से तिनके इकट्ठे करने के बाद दोनों में न जाने किस बात को लेकर जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगे और सारे तिनके बिखर कर जमीन पर आ गिरते हैं। जैसे तैसे आपस में लड़ते झगड़ते और फिर एक होकर आखिरकार घोंसला तो उन्होंने तैयार कर ही लिया था और कबूतरी घोंसले में अपना अंडों को सेती हुई कई दिनों से तपस्यात इत्मीनान से बैठी हुई थी। उसे आज घोंसले में कुछ हलचल नजर आई। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए कि वह खिड़की के पास के दरवाजे से बाहर गई और अपने पैरों के पंजे को ऊंचा कर घोंसले में नज़र डाली तो उसकी हरकत उस घोंसले में बैठी हुई कबूतरी सहम कर अपनी जगह से छोड़ी सी हिला। 2 अंडों में से एक अंडा फूट चुका था और एक नन्हा सा बच्चा मांस के पिंड के रूप में कबूतरी से चिपका हुआ बैठा था। सहसा उसके चेहरे पर छाई उदासी की लकीरों ने खुद ब खुद मोड़कर मुस्कुराहट के रूप में ले ली। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कबूतरी को सहलाना चाहा, लेकिन कबूतरी उसने इस प्रयास को अपनी और अपने बच्चे के लिए घातक जान कर गला फुला कर अपनी छोटी सी चोंच से उसे दूर धकेलने का प्रयत्न करने लगी। एक छोटा सा नज़ारा उसके मन में को अपार खुशी से भर गया। वह वापस अंदर रसोई में आने को मुड़ी और उसके होठों से अनायास ही उसका पसंदीदा गाना मधुर आवाज़ के साथ निकलकर उसके मन के तारों को झंकृत करने लगा। न समय देखती है न बड़ों की लिहाज करती है। यह कोई समय है फिल्म गाना गाने का। गाना ही है तो भजन गा तो मेरी पूजा भी सफल हो जाए। सास का यह नज़ारा भीरा स्वर सुनकर उसकी आवाज़ बंद होठों के अंदर सिमट गई और चेहरे पर कुछ देर पहले छाई हुई मुस्कुराहट को उदासी ने वापस अपनी आगोश में समा लिया। हाथ धोकर उसने फ्रिज खोला और उसमें रखा पत्ता गोभी निकालकर अनमने भाव से उसे काटने लगी। तभी डोरबेल बजने पर उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक अपरिचित व्यक्ति को खड़ा पाकर अचरज से उस पर कुछ पूछने जा रही थी।
तभी पीछे से आ रही उसकी सास ने उस व्यक्ति को नमस्ते करते हुए अंदर आने को कहा। उसने भगवा धोती कुर्ता पहने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उसके माथे पर लंबा तिलक लगा हुआ था और उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। उसकी सास उस पंडित वेशधारी व्यक्ति से कुछ दूरी बनाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और उसे पानी लाने के लिए कहा। पानी देने के बाद खाली गिलास लेकर वह अंदर जाते हुई तो सास ने उसे टोका, यहाँ पंडित जी के पास बैठ, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हाथ देकर सारी समस्या का हल बता देते हैं। सास की बात सुनकर वह चौंक गई और उसने मना करना चाहा, लेकिन फिर कल रात परिवार में हुई अनबन को याद कर बात को और आगे न बढ़ाते हुए वह पंडित जी से कुछ दूरी बनाकर उनके पास बैठ गई। पंडित जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसे अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसने झिझकते हुए अपने सीधे हाथ को हथेली उनके आगे कर दी। पंडित जी ने उसकी हथेली को छूते हुए उस पर हल्का सा दबाव डाला। उसने अपनी हथेली पीछे करनी चाहिए, पर उसने ऐसा करने से पहले ही पंडित जी की हथेली पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी सास से पूछने लगे, तो यह आपकी बहू है? जी पंडित जी। उसकी सास हाँ से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो पंडित जी आगे बोले, समय की बहुत बलवान है आपकी बहू। इसके हाथ रेखाएं बता रही है कि इसे अपने पिता की संपत्ति से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है और उसी धनराशि से आप सबका समय संवरने वाला है। उसने पंडित जी पर एक नज़र डाली। पंडित जी बड़े ध्यान से उसकी हथेली की रेखाओं को देखकर उसका वर्तमान बता रहे थे। जी पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। गांव में इस पिता की कोई एकड़ जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में सरकार ने ले ली। इसका कोई भाई या बहन तो नहीं है, तो उसी के पैसों से इसके पिता ने इसके नाम 20 लाख रुपए की एफडी कर दी। उसकी सास ने पंडित जी की बात का जवाब दिया तो उसने अपनी सास की तरफ देखा तो उसे अपनी सास का पंडित जी के सामने इस तरह अपनी निजी बातें शेयर करना पसंद नहीं आया, लेकिन वह उनकी उम्र का लिहाज कर कुछ भी न बोल पाई। तभी पंडित जी ने कहा, यह अपने पिता की इकलौती संतान है, इसी से इसके हाथ में रेखाएं बता रही है कि भविष्य में इसे अपने पिता से और भी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। पंडित जी की बात सुनकर उस समय उसके सास के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह खुश होते हुए बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात बताई पंडित जी आपने, लेकिन अब मैंने जो समस्या आपसे कही थी उसका समाधान भी बताइए। समाधान तो एक ही है, उन पैसों को मिलाकर जो घर आपका बेटा ले रहा है वह आपके बेटे की राशि और ग्रहों को देखते हुए आपके नाम ही होनी चाहिए। अगर वह घर आपके बेटे के नाम हुआ तो उसे भविष्य में बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। यह सब साफ साफ मैं आपकी बहू के हाथ की लकीरों में देख पा रहा हूँ। पंडित जी की कही बात उसके लिए असहनीय थी। वह नहीं चाहती थी कि घर के निजी मामलों में बाहर का कोई भी इंसान दखलंदाजी करे। उसने पंडित जी की बात सुनकर एक तरफ झटके से अपनी हथेली उनकी पकड़ से छुड़ाई और गुस्से में बोली, यह हमारे घर की निजी मामला है और इसमें आपका कोई सलाह सूचन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं विश्वास करती हाथ की लकीरों पर। अपनी बहू का यह रवैया देखकर सास गुस्से में लाल हो गई और उसने उसे डांटते हुए कहा, बहू माफ़ी मांग पंडित जी से। मेरे कहने से राकेश ने ही इनको घर आने का निमंत्रण दिया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ पंडित जी आपसे। मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी से मिली संपत्ति का सिर्फ मेरा अधिकार है और उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। आप तो क्या घर के किसी भी सदस्य का कोई के बारे में बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। उसने बड़े ही तीखे मिजाज से पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा और फिर गुस्से से अंदर रसोई में आकर वापस अपना काम करने लग गई। उसकी सास को अपनी बहू की इस तरह के पंडित जी का अपमान करना और उन्होंने पंडित जी की निगाहों
में नीचे दिखाना बिल्कुल भी पसंद न आया। पंडित जी के सामने तो वह उसे कुछ न बोल पाई, लेकिन कुछ देर पंडित जी से बातें कर उन्होंने तगड़ी फीस देकर विवाह करने के बाद वह खुद रसोई में आ गई। यह तूने ठीक नहीं किया बहू। पैसों की गर्मी से अपनी धाक जमाना बंद कर दे, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी सास की धमकी भरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए जवाब दिया, अपने हक की बात ही तो कर रही हूँ। क्या बुरा कह दिया मैंने जो नया मकान अपने नाम पर करवाने की बात कही? तो पैसे भी तो मेरा ही ज़्यादा लग रहे हैं। उसे खरीदने में राकेश तो केवल 10 लाख ही दे रहे हैं, और वह भी लोन लेकर। हमारे खानदान की जमीन जायदाद पति के जीते जी औरत के नाम नहीं की जाती। जिस पैसे से तू बात कर रही है उस पर तेरे पति होने के नाते राकेश का भी अधिकार बराबर हक है। तो एक तरह से वह पैसा राकेश का भी हुआ। सास की सख्ताई से जवाब देते हुए उसने कहा, यह तो किसी कानून में नहीं लिखा कि पत्नी की संपत्ति पर पति का हक बिना कोई कानून कार्रवाई के होता है। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे पापा के दिए पैसे पर राकेश का कोई हक नहीं है। मैं बस नया मकान अपने नाम करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मेरा लग रहा है। शादी से पहले नौकरी का जो पैसा जमा किया था वह भी तो राकेश ने निकलवाया, और निकलवा कर नया मकान लेने के लिए डलवाया। इस तरह तो मेरे नाम का कोई आर्थिक संबल रहेगा ही नहीं। उसने अपनी बातों से सास को समझाने का यत्न किया। उनकी बात सुनकर सास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, उस रमा ने जाने क्या पट्टी पड़ा दी तुझे, मुझे कानूनी धोखा देने चली। तेरे वकील चाहे जो कुछ कहे, पर नया मकान तो तेरे नाम नहीं होगा बहू। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, मुझे तो ठीक लगेगा, मैं वही करूँगी। उसने जवाब दिया और ज़्यादा बहस में न पड़ते हुए चुपचाप सब्जी काटने लगी। शाम को राकेश के ऑफिस के आने तक बहू के बीच में कोई बातचीत न हुई, लेकिन उसने अपने वकील रमा से फ़ोन कर बात कर इस मामले में कानूनी सलाह लेकर मन ही मन फैसला ले लिया। शाम को राकेश आने पर चाय नाश्ता करते हुए नया मकान अपने नाम लेते के मुद्दे पर फिर से तीनों के बीच बहस शुरू हो गई।